Hello friends, good morning to my YouTube channel English with Dr. Rakesh Bhairani. Today I am going to teach a lesson on English literature. Some student also today demanded कि sir please take an online class of literature and you can see on the board. Today I am going to teach a lesson of English literature BA part first second semester, and the name of the topic Age of Caroline. Renaissance to Commonwealth, Renaissance to Jacobean. अब रेनेसा क्या था? रेनेसा दैट मीन्स वी कैन से रीबर्थ, फिर से जागना, दोबारा जागना. रेनेसा की जो टाइमिंग थी, इन दैट टाइमिंग दैट वाज आल्सो एज, दैट एज इज नोन एज एलिजाबेथ एज. वो एलिजाबेथ एज के नाम से जाना जाता है. देयर वाज ए क्वीन ऑफ इंग्लैंड whose name was Elizabeth. She ruled over England from 1558 to 1603, and after that 1603 to 1625 there was also a king who ruled our England, whose name was James I. After that 1625 to 1649 there was also a king whose name was Charles I. तो ये एक इतिहास है. इससे पहले क्योंकि दो स्टूडेंट दे हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ एज को पढ़ा, जैकोबियन एज को पढ़ा. अब सेकंड सेमेस्टर में जो टॉपिक लग रहा है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अधीन में जो सिलेबस जो प्रेस्क्राइब है, वो सिलेबस है वो सेकंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू द एज कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ, यानी कैरोलाइन से लेकर कॉमनवेल्थ तक. कैरोलाइन, अब कैरोलाइन एज किसे कहा जाता है? कैरोलाइन एज उसको कहा जाता है कि देयर वाज ए किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वाज चार्ल्स फर्स्ट हु रूल्ड आवर इंग्लैंड 1625 टू 1649, जिसने 1625 से लेकर 1649 तक इंग्लैंड पर जो क्या किया, शासन किया. 1649 से लेके 1660 तक का जो टाइम था वो थोड़ा सा एक अपहील का टाइम था, उथल पुथल का टाइम था. दैट वाज नॉट ए परमानेंट टाइमिंग ऑफ रूलिंग. वो थोड़ी सी उसमें उथल पुथल हुई. 1625 से लेके 1660 ये जो पूरा काल है ये दैट इज नोन एज द कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ, जिसको कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है. अब प्रश्न ये आता है कि विच एज इज नोन between at the age of 1625 to 1660. Option A Elizabethan age, option B Jacobean age, option C Caroline age, option D Caroline to Commonwealth. भी कैरोलाइन से लेकर कॉमनवेल्थ तक आ सकता है. तो यहां देखिए कैरोलाइन का मीनिंग समझ गए होंगे, नाम से ही क्लियर है. कैरोलाइन एज की जो टाइमिंग थी, द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ कैरोलाइन एज 1625 टू 1649. इस एज में चार्ल्स फर्स्ट नाम का राजा हुआ जिसने इंग्लैंड पर क्या किया, शासन किया. और 1625 से 1649 ये जो कैरोलाइन वर्ड है, कैरोलाइन वर्ड इज डिराइव्ड, इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच वी कैन से कैरोलस. कैरोलस नाम एक का जो एक शब्द है उस वर्जन से उसको लिया गया है. तो देखिएगा इसमें हम ये जो चर्चा करेंगे, the period from 1625 to 1660 in English literature is often referred to as the age of Caroline to Commonwealth. 1625 से लेके 1660 का जो समय इंग्लैंड में रहा है वो समय इंग्लैंड में अंग्रेजी साहित्य में वो कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, यानी कैरोलाइन से लेकर कॉमनवेल्थ तक. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ मीन्स वी कैन से राष्ट्रमंडल. तो ये कह रहा है कि 1625 से 1660 तक का जो अंग्रेजी साहित्य में जो समय है उसको जो रेफर्ड किया जाता है, उसका जो संदर्भ बताया जाता है, वो संदर्भ जो बताया जाता है वो एज ऑफ कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ के नाम से बताया जाता है. नेम्ड आफ्टर द रूलिंग, और इसका नाम पड़ा आफ्टर द रूलिंग मोनार्क
एक जो रूलिंग मोनार्क था, वर्तमान जो शासन कर रहा था उस दौरान 1625 से लेके 1649 तक एक जो शासन कर रहा था, एक राजा मोनार्क किंग, एक शासन राजा कर रहा था, शासन एक राजा एक शासन कर रहा था ऑफ द टाइम उस समय प्राइमरली का मतलब प्राथमिक तौर पर किंग चार्ल्स फर्स्ट, उस समय चार्ल्स फर्स्ट था। तो टॉपिक इज क्लियर। द कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ क्या है? 1625 से 1649 तक इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर एक राजा बैठा जिसका नाम चार्ल्स फर्स्ट था, और चार्ल्स फर्स्ट ने 1625 से 1649 तक इंग्लैंड की गद्दी पे शासन किया, राज किया, और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ। एंड द सब्सिक्वेंट, और इसके परिणाम स्वरूप इंटरगनम का मतलब इंटरस्टेट, इंटर प्रोविंस, अंतरराज्य, परिणाम स्वरूप जो अंतर जो राज्य थे, जो पीरियड लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट, और इस दौरान कुछ चीजों की स्थापना भी, अंतर जो राज्य थे वो आपस में मिले और उन आपस में मिलकर उन्होंने एक राष्ट्रमंडल की स्थापना की, कॉमनवेल्थ की स्थापना की अंडर ओलिवर क्रोमवेल के अधीन में। ओलिवर क्रोमवेल के अंडर में बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्रमंडल की स्थापना की। एंड हु वाज ओलिवर क्रोमवेल? Oliver Cromwell was a great patriot of England. He fought against injustice. He fought against corruption. He fought against social illness. जो सामाजिक बुराइयां, क्रूतियां, और जो इंग्लैंड का जो राजतंत्र था, डेमोक्रेसी के वो सपोर्टर था, और वो जो विरोध में था वो एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली थी उनके वो विरोध में था। दिस एरा मीन्स ये जो युग है, विटनेस, इस युग ने अपनी आंखों से देखा। विटनेस का मतलब इस युग ने अपनी आंखों से देखा। क्या अपनी आंखों से देखा? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस अपहील मीन्स उथल पुथल। और उस दौरान इस युग ने अपनी आंखों से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल देखे, दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस, और इस युग के ऊपर उस धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो उथल पुथल थी, उस उथल पुथल का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। द लिटरेरी लैंडस्केप, जो साहित्यिक जो क्षेत्र था, उस साहित्यिक क्षेत्र में उसके ऊपर इन चीजों का एक बहुत बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ। टॉपिक इज क्लियर। इन चीजों का उसके ऊपर बड़ा असर हुआ। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिनेंसा क्या है? व्हाट इज एलिजाबेथन एज? व्हाट इज जैकोबियन एज? व्हाट इज कैरोलाइन एज? रिनेंसा दैट मींस रीबर्थ। एलिजाबेथन एज, द टाइमिंग ऑफ एलिजाबेथन एज वाज 1558 टू 1603, 1558 से 1603 की टाइमिंग। 1603 से लेकर 1625 तक इंग्लैंड का शासक रहा जिसका नाम किंग जेम्स फर्स्ट, वो जेम्स फर्स्ट था, उसके नाम से जैकोब यानी जैकोबियन एज। 1625 से लेकर 1649 तक की जो टाइमिंग थी, वो जो टाइमिंग थी दैट वाज पर्टिकुलर नोन, दैट इज particularly known as the name of Caroline. अगर if we talk about 1625 to 1660, अगर हम 1625 से 1660 तक की बात करें, that is known as the Caroline to Commonwealth। तो इसमें 1625 में जो इंग्लैंड का राजा चार्ल्स फर्स्ट था, और उसके दौरान बहुत सारे अंतरराज्यीय जो राज्य आपस में मिले, और किसके अंडर में मिले? ओलिवर क्रोमवेल के अंडर में मिले। उन्होंने अपना एक नया शासन स्थापित करने की कोशिश की। जब वो नया शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस ग्रेटली इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर एक बहुत उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। द लिटरेरी लैंडस्केप, और साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ा असर हुआ। अब कैरोलाइन एज क्या है? कैरोलाइन एज को याद रखना है। देखिए, अगर आपसे कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ पूछा जाता है तो कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ जो टाइमिंग है वो 1625 से 1660 तक की है। इफ यू आर आस्क्ड ओनली अबाउट कैरोलाइन, यदि आपसे ओनली फॉर कैरोलाइन के बारे में पूछा जाता है, इफ यू आर आस्क्ड ओनली अबाउट कैरोलाइन, द प्रॉपर टाइमिंग, द राइट टाइमिंग ऑफ कैरोलाइन 1625 टू 1649। दिस एज इज नेम्ड, इस एज को नाम दिया गया है। दिस एज इज कोल्ड, दिस एज इज एड्रेस्ड, दिस एज इज रेफर्ड। इसका एक संदर्भ दिया जाता है, नाम दिया जाता है चार्ल्स फर्स्ट
हु reigned, जिसने शासन किया आवर इंग्लैंड के ऊपर फ्रॉम 1625 टू 1649, 1625 से लेकर 1649 तक। कैरोलाइन इज डिराइव्ड, और कैरोलाइन जो शब्द को डिराइव्ड किया गया है, डिराइव्ड मींस इसको टेकन किया गया, इसको लिया गया है फ्रॉम कैरोलस, द लैटिन वर्जन, जो ये एक लैटिन वर्जन है ऑफ चार्ल्स, यानी ये चार्ल्स का लैटिन वर्जन है। कैरोलाइन जो शब्द है वो कैरोलस से लिया गया है, जो चार्ल्स का लैटिन वर्जन है। दिस एज इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्यूरिटन एज, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो एज है वो प्यूरिटन एज का भी पार्ट है, क्योंकि जो प्यूरिटन एज की जो टाइमिंग थी वो 1620 टू 1660, और दैट एज इज स्पेशली नोन एज द मेटाफिजिकल एज, जिसको मेटाफिजिकल एज के नाम से जाना जाता है, इन विच देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द पोएट लाइक दैट जॉन ड्राइडन। ये जो कवि थे वो किसके अंदर शामिल होते हैं, मेटाफिजिकल, या जिसको हम तत्व मीमांसा कह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन आल्सो एड्रेस द स्पिरिचुअल पोएट, यानी एक प्रकार की आध्यात्मिकता का भाव बता सकते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनका साहित्य के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, यानी उसके ऊपर असर पड़ा, क्योंकि 1625 से 1649 तक जेम्स चार्ल्स फर्स्ट था, उसका शासन देखा गया। उस दौरान बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो अपहील्स थी, उथल पुथल थी, उसको देखा गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 1, क्या यानी महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य थे जिनका, यानी प्यूरिटन एज का ये जो आपका एज था कौन सा जिसमें अभी आप पढ़ रहे थे, ये जो महत्वपूर्ण जो इसके पहलू थे, इसके जो महत्वपूर्ण जो पहलू थे, यानी कैरोलाइन एज का क्या असर पड़ा साहित्य पर, और बाकी सामाजिक सिस्टम पे क्या असर पड़ा, धार्मिक चीजों पे क्या असर पड़ा। अब जो कैरोलाइन एज पे जिनका असर पड़ा वो यहाँ बताया गया। नंबर 1, देयर वाज ए सिविल वॉर, कैरोलाइन एज के दौरान एक सिविल वॉर शुरू हो गया था, गृह युद्ध, एक गृह युद्ध शुरू हो गया बिटवीन कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स। ध्यान से सुनना दो वर्ड, कैवेलियर्स और राउंड हेड। कैवेलियर और राउंड हेड दो ऑर्गेनाइजेशन थे, दो संगठन थे, जो दो सपोर्टर थे। एक जो कैवेलियर्स था वो एक अलग जो राजा था उसका सपोर्ट कर रहा था, राउंड हेड जो लोग थे वो एक अलग सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ठीक इसी प्रकार वर्तमान अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो जो कुछ लोग होते हैं वो बीजेपी पार्टी के समर्थक होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं। तो ये एक उनकी विचारधारा थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, दो अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे। एक जो लोगों का जो समूह था, लोगों का जो ग्रुप था वो था कैवेलियर, और दूसरा था वो था राउंड हेड। अब कैवेलियर और राउंड हेड को यहाँ अलग अलग शब्दों में इसको क्लियर किया गया है। जिन्होंने राजा को सपोर्ट किया, यानी चार्ल्स फर्स्ट की जो सपोर्टर थे, राजा जो चार्ल्स था उसकी तो मदद करने वाले थे, उसको जो चाहने वाले जो लोग थे तो वो लोग कौन से थे, कैवेलियर थे। और राउंड हेड कौन से लोग थे, राउंड हेड वो लोग थे जो राजा को, यानी जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो कुलीन तंत्र था, राजतंत्र था, राजा को वो नहीं चाहते थे। दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, वो चार्ल्स फर्स्ट के विरोधी थे। और दे वर द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, यानी संसद के समर्थक थे। तो यहाँ कैवेलियर तो राउंड हेड क्लियर हो गया। कैवेलियर किसके सपोर्टर थे, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, और राउंड हेड थे वो किसके सपोर्टर थे, वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। Those who supported, जिन लोगों ने समर्थन किया, सपोर्टेड का मतलब समर्थन करना, समर्थन करने का मतलब हेल्प, जिन लोगों ने मदद की द किंग, राजा की, जिन लोगों ने, यानी दो अलग अलग संगठन थे, कैवेलियर थे और राउंड हेड थे, तो जिन लोगों ने राजा की मदद की वो क्या कह रहे थे, वो कार्ड वो कहलाए कैवेलियर। जिन लोगों ने राजा की मदद की, राजा का साथ दिया, अब वहां एक पॉलिटिकल अपहील शुरू हो गया था, यानी राजनीतिक उथल पुथल। राजा को पता लग रहा था कि आपसे राजा का पद वो कभी भी जा सकता है, और इधर एक साइड में ओलिवर क्रोमवेल अंतरराज्यीय जो स्टेट थे
इंटर जो स्टेट थे, इंटर जो प्रोविंस थे, उनको मिला के एक कॉमनवेल्थ बना रहा था, राष्ट्रमंडल बना रहा था। और आखिर में यही हुआ। आखिर में क्या हुआ कि चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडेड कर दिया गया, उसका सिर कलम कर दिया गया आम पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। काफी लोगों को एकत्रित किया गया। द किंग वाज कॉट, और राजा को पकड़ा गया, एंड ही वाज बी हेडेड, और उसको सर कलम कर दिया गया, यानी राजा को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा और राजा को मरना पड़ा। मोस्ट ऑफ देम वर लॉर्ड, अधिकतर जो लोग थे, ये जो कवैलियर जो लोग थे ना, वो अधिकतर लॉर्ड्स थे, LORDS, यानी वो अधिकतर जो लोग थे वो सामंत थे। डू यू नो सामंतवादी सोच, यानी राजा के जो इर्द गिर्द में रहते हैं, राजशाही सोच जिसको कह सकते हैं, यानी जो राजा के पास रहते, राजा के पास बैठते, राजा को जो सलाह देते, वो राजशाही प्रवृत्ति के लोग थे। कोई दीवान था, कोई सूबेदार था, कोई मंत्री था, कोई दरबारी था, कोई सूबेदार था, इस प्रकार के छोटे छोटे उनको पद थे। तो जो राजा के सपोर्टर थे, लॉर्ड, वो जो लॉर्ड्स थे वो कैवेलियर्स थे, उनमें से अधिकतर सामंत थे। उनको कहीं न कहीं किसी न किसी जमीन की जागीर, किसी जमीन का एक जमीन के टुकड़े का या कुछ गांवों को मिला के उनको एक प्रकार की हुकूमत दी गई थी, एंड दे आर डिपेंडेड, और उन्हीं के ऊपर वो डिपेंडेड थे। डिपेंडेड होना, उन्हीं के ऊपर वो निर्भर थे। यानी अगर राजा है, जब तक इंग्लैंड का राजा चार्ल्स फर्स्ट राजा रहेगा, तब तक वो सामंत रहेंगे। जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी से हटा दिया जाएगा, उनका सामंत पद है वो हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार आज के डेमोक्रेसी टाइम में देखें, जब तक प्रधानमंत्री होता है तब तक उसकी मंत्री परिषद होती है, जब तक मुख्यमंत्री होता है तब तक उसकी मंत्री परिषद होती है। राजस्थान का अगर कोई मुख्यमंत्री है और वो यानी अपने पद पर है, तब तक डिप्टी जो आपका सीएम है या वो कैबिनेट जो स्तर के जितने जो मंत्री हैं या राज्य स्तर के जितने मंत्री हैं, वो किसकी कृपा पे निर्भर रहेंगे? वो मुख्यमंत्री की कृपा पे निर्भर रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जितने जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी जब तक प्रधानमंत्री है, वर्तमान सीट पर मौजूद है, तब तक मंत्री रहेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है या जैसे ही मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, एज वेल एज उनके साथ ही साथ ऑल द सेंट्रल मिनिस्टर और द स्टेट मिनिस्टर, दे हैव टू रिजाइन, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो राजा था, जब तक वो पद पे है तब तक ये सामंत भी अपने पद पे बने रहेंगे। राउंड हेड्स, समझ राउंड दो ग्रुप थे, एक कैवेलियर था जो राजा के सपोर्टर थे, जो राउंड हेड थे वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। वर दोज हु, अब राउंड हेड वो लोग थे हु सपोर्टेड पार्लियामेंट, जिन्होंने पार्लियामेंट का समर्थन किया, पार्लियामेंट जिन्होंने संसद का समर्थन किया। मोस्ट ऑफ देम वर प्यूरिटन, उनमें से जो अधिकतर लोग थे वो प्यूरिटन थे। लिसन वेरी केयरफुली, प्यूरिटन यानी सुधारवादी लोग। वो ऐसा, दे वांट टू इम्प्रूवमेंट द सिस्टम ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, वो एरिस्टोक्रेसी से तंग आ चुके थे। They are very much suffered from the aristocracy. Now they want to change the system, maybe the system of the politics, social, economics and educational system or as well as religious system. क्योंकि इंग्लैंड की गद्दी पर जो बोलबाला होता है वो बिशप का था। बिशप जो सबसे बड़ी जो चर्च है और उस चर्च का जो मुखिया है वही फैसला लेता है, और जो राजा भी जो डिपेंड कर रहा था वो बिशप पे डिपेंड कर रहा था कि जब तक बिशप चाहे वही राजा बन सकता है। तो मोस्ट ऑफ देम वर प्यूरिटन, उनमें अधिकतर प्यूरिटन थे यानी सुधारवादी थे। एक ग्रुप ऑफ लिरिक पोइट, एक ऐसे गेय कविताओं का एक ऐसा समूह। लिरिक पोइट ऐसी कविता जिसको गाया जा सकता है, ए पोएम व्हिच कैन बी सung, जिसको गाया जा सकता है, दैट पोएम इज कॉल्ड लिरिक, वो लिरिक कहलाती है। एसोसिएटेड, ऐसे लिरिक कवियों का एक समूह एसोसिएटेड हुआ, आपस में जुड़ा, कनेक्टेड हुआ, एक दूसरे से मिले। विद द कैवेलियर, वो लिरिक पोइट थे वो किससे मिले? कैवेलियर से मिले, यानी जो सामंतवादी सोच के जो लोग थे, जो राजा की सपोर्ट करते थे, उनसे मिले। इस कॉल्ड कैवेलियर पोइट, इसलिए उनको कैवेलियर पोइट कहा जाता है। प्रश्न ध्यान से सुनना, छोटा प्रश्न आ सकता है कि हु आर कॉल्ड द कैवेलियर पोइट? पेपर सेकंड, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर इन यूनिट फर्स्ट में यू हैव टू give the answer short and short type question
एंड देयर आर 10 क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनमें आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे कि कैवेलियर पोइट्स कौन से हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कैवेलियर पोइट ए ग्रुप ऑफ लिरिक पोइट्स दे एसोसिएटेड विद द कैवेलियर, ऐसे लिरिक कवियों का एक ऐसा समूह जो कैवेलियर से मिले, जो सामंतवादी लोगों से मिले। और कैवेलियर कौन थे आप बता सकते हैं कि कैवेलियर वर द सपोर्टर ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे उनसे मिले। कौन कौन से कवि हैं? कवि ध्यान से देखना, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकिंग, रॉबर्ट हेरिक एंड थॉमस क्रू, ये ऐसे पोइट थे जो कैवेलियर पोइट्स थे। 4 पोइट्स हैं, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक एंड थॉमस क्रू। ये ऐसे कवि थे जो कौन से कवि थे? दे वर द कैवेलियर पोइट्स, यानी वो कैवेलियर पोइट्स थे। वर द मेंबर ऑफ द ग्रुप, वो इस ग्रुप के मेंबर थे। दूसरा असर क्या हुआ? पहला असर समझ में आ गया कि 2 ग्रुप थे, कैवेलियर और राउंड हेड। दूसरा क्या असर हुआ? इन 1642 लगभग 1642 में इंग्लिश थिएटर वाज ऑफिशियली क्लोज्ड, आधिकारिक तौर पर इंग्लिश जो थिएटर थे, अंग्रेजी जो नाट्यशाला थी, जहां पर बड़े बड़े जो नाटकों का रंगमंच किया जाता था, बड़े बड़े जैसे आप बात मैकबेथ की करें, हैमलेट की करें, किंग लियर की करें, जूलियस सीजर की करें, बड़े बड़े जो नाटक थे उसके बाद में उनको स्टेज पे जो उनको डिस्प्ले किया जाता था, इसलिए लगभग जो थिएटर को एक प्रकार से आधिकारिक तौर पर 1642 में बंद कर दिया गया। ऑन 14 जून 1643 लाइसेंसिंग ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग वाज बैंड। ये बैंड है, पेंट नहीं है, BANNED। और 1643 पर जो लाइसेंस देने का जो आदेश होता है, प्रिंटिंग का लाइसेंस देने का आदेश था, वो एक प्रकार से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए, जैकोबियन एज में 1603 से 1625 में जो लगभग प्रिंटिंग, उससे पहले अगर आप एलिजाबेथ एज की बात करें, एलिजाबेथन एज में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि वो रिनेसां था, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, बड़ी बड़ी मशीनों का न्यू इंटरेस्ट इन साइंस एंड डिस्कवरी, न्यू इंटरेस्ट इन साइंस एंड रिसर्च, यानी नई नई जो खोज थी और नई जो विज्ञान थी उनमें उनकी रुचि हुई। तो लगभग एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज के अंदर प्रिंटिंग को महत्व दिया गया। और आपको ये भी विदित होना चाहिए, जैकोबियन एज में लगभग 1611 के आसपास बाइबल को पब्लिश किया गया और इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इंग्लैंड कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड, जो इंग्लैंड की जो कॉलोनी थी, कॉलोनीज का मतलब उपनिवेश, जहां उन्होंने अपने उपनिवेश, जहां जिस कंट्री में उन्होंने अपने जो छोटी छोटी जो कंपनियां स्थापित कर रखी थी, छोटे छोटे जो उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, वो एक प्रकार से फर्दर एक्सपेंडेड, उनका और ज्यादा विस्तार हुआ। और लगभग यूं मान के चलिए कि 1643 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी, या सन 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो केम टू इंडिया, वो भारत में आई। ओलिवर क्रॉमवेल एमर्ज एज ए प्यूरिटन लीडर, और जो ओलिवर जो क्रॉमवेल था, जो दैट वाज ए ग्रेट पैट्रियट, जो एक महान देशभक्त था, वो एक प्यूरिटन लीडर बनके उभरा, एमर्ज, उदय हुआ। ओलिवर क्रॉमवेल का एक बहुत बड़ा इंग्लैंड के अंदर नाम हुआ, वो प्यूरिटन लीडर बनके उभरा। वो एक समाजवादी सुधारक के तौर पर आम लोगों के बीच में आया। एंड केम टू पावर इन 1649, और वो लगभग 1649 को वो सत्ता में आया, यानी वो गद्दी पे बैठा। 1625 से 1649 तक इंग्लैंड की गद्दी पे कौन बैठा? चार्ल्स फर्स्ट। और 1649 को जब ओलिवर क्रॉमवेल गद्दी पे बैठा, तो 1649 को ही चार्ल्स फर्स्ट को आम पब्लिक में आम लोगों की भीड़ के अंदर उसका सिर कलम कर दिया गया। द कैवेलियर्स वर डिफीटेड, और जो कैवेलियर थे, जो 2 संतन थे, कैवेलियर और जो राउंड हेड थे, सामंतवादी लोग थे, राजा के चाहने वाले लोग थे, उनकी हार हुई। द किंग वाज कॉट, राजा को पकड़ा गया, इससे पहले मैं बता चुका हूं। एंड
पब्लिकली का मतलब सार्वजनिक तौर पर, एक ऐसे स्थान पर कि जहां आप सार्वजनिक, जैसे एक खुली जगह है या मान लीजिए जो राजा की कोई कचहरी है या एक ऐसा ओपन पब्लिक प्लेस है जहां आम लोगों को इकट्ठा किया गया और आम लोगों को इकट्ठा करके, या महल के सामने या राजा का जहां दरबार लगाता था, जहां लोगों की फरियाद सुनता था, वहां आम लोगों को इकट्ठा करके beheaded किया गया। beheaded करने का मतलब है उसका सर कलम कर दिया गया ऑन 30 जनवरी 1649, 30 जनवरी 1649। तो ये था प्यूरिटन एज का लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस। कल मैं आपके लिए नया वीडियो और लेके आऊंगा। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने जो इस चीज को वो नहीं देख चुके हैं या उन तक ये चीज पहुंच कैसे हो सकती है, इसलिए जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरे डियर स्टूडेंट, जो आप इसको आगे, एक वर्ड है ना आपका एक्सपेंड, इसको आगे अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो जो नए जो व्यूअर हैं, नए जो स्टूडेंट हैं, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक्स ए लॉट, जय हिंद।